आई वेलकम यू ऑल माय डियर स्टूडेंट। आज हम इस डैफोडिल्स करके जो पोएम है क्लास 7 डैफोडिल्स बुक्स का पहला ही चैप्टर स्टूडेंट, इसके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन देखेंगे। हमने पोएम डिस्कस कर ली थी, आज हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला पोर्शन आज डिस्कस कर लेंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो पहले आप पोएम वाला लेक्चर देख लीजिए, उसके बाद ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको और भी अच्छे समझ में आ जाएगा। लेट्स गो इजी फर्स्ट, है ना। इजी क्वेश्चन जो है पहले उसको हम देख लेते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन? चूज द करेक्ट ऑप्शन, है ना। करेक्ट ऑप्शन आपको यहाँ चूज करना है। व्हाट इज वेल्थ इन What wealth the show to me had brought। एक सेंटेंस लिखा है What wealth the show to me had brought। ये जो सेंटेंस आपको लिखा हुआ है ये पोएम से लिया गया है। इसमें बोल रहा है कि व्हाट इज वेल्थ। यहाँ वेल्थ का क्या मतलब है? वैसे तो वेल्थ का मतलब तो मनी होता है स्टूडेंट, लेकिन यहाँ पर वेल्थ का मतलब क्या है? एक्सपीरियंस। क्या है स्टूडेंट? एक्सपीरियंस। ठीक है ना। द फिर यहाँ ब्लैंक स्पेस दिया है। स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन। कौन सी चीज़ है जो फैली हुई थी, जो कि नेवर एंडिंग लाइन मतलब जो कभी ख़त्म ही ना होगी, इस तरह से कौन सी चीज़ फैली हुई थी? स्टार्स, मिल्की वे या डेफोडिल्स? तो यहाँ पर आएगा डेफोडिल्स, है ना। ऐसे फैले हुए थे जैसे वो नेवर एंडिंग लाइन की तरह, जो कभी ख़त्म ही नहीं होंगे, है ना। What danced beside the daffodils। ऐसी कौन सी चीज़ है जो डांस कर रही थी? beside the daffodils का मतलब डेफोडिल के साथ साथ, है ना। तो यहाँ पर आएगा waves, है ना। beside का मतलब होता है साथ साथ, है ना। यहाँ पर आएगा waves। फोर्थ क्वेश्चन, टू द पोएट द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड इज। ये क्या है? ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड। ब्लिस का मतलब होता है हैप्पीनेस, सॉलिट्यूड मतलब अकेलेपन। अकेलेपन में जो हैप्पीनेस का काम कर रही थी पोएट के लिए, वो क्या थी? उनकी यादें थी ना डेफोडिल्स की। तो यहाँ पर आएगा मेमोरी ऑफ द डांसिंग डेफोडिल्स। वो जो मेमोरी मतलब यादें हैं डांस करते हुए डेफोडिल्स की, वही क्या है उनके लिए? ब्लिस है, मतलब हैप्पीनेस है। सॉलिट्यूड उनके अकेलेपन के लिए पोएट के, है ना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन आ जाएगा बी। ठीक है स्टूडेंट। ट्रू और फॉल्स देख लेते हैं स्टूडेंट। पहला क्वेश्चन क्या है? इन द फर्स्ट स्टेंजा द डैफोडिल्स आर कंपेयर्ड टू हैविंग ह्यूमन बीइंग लाइक ट्रेट्स। ट्रेस्ट का मतलब होता है स्पेशलिटी। तो पहले स्टेंजा में डैफोडिल्स की तुलना ह्यूमन बीइंग मतलब इंसानों की क्वालिटीज से की गई है। सही बात है स्टूडेंट, क्योंकि इंसान की क्वालिटी है डांस करने वाली और डैफोडिल्स को डांस करता हुआ बताया गया है। तो ये सेंटेंस आपका स्टेटमेंट सही हो जाता है। ठीक है। द सेकेंड क्या है? द पोएट फेल्ट दैट ही सॉ 5000 डैफोडिल्स इन अ ग्लैंस। इन अ ग्लैंस मतलब एक नज़र में। यहाँ पोएम में पोएट कह रहा है कि उसने एक बार में 5000 डैफोडिल्स देखे। नहीं, ऐसा नहीं स्टूडेंट, ये गलत है। उसने 10,000 डैफोडिल्स देखे थे इन अ ग्लांस। तो ये आपका फॉल्स है सेकेंड वाला। ठीक है, अगला देख लेते स्टूडेंट क्या है। देखो थर्ड वाला क्वेश्चन, द डैफोडिल्स outdid the shining stars in glee। ये आपका है फॉल्स। यहाँ पर क्या आएगा स्टूडेंट? outdid the shining stars in glee नहीं है स्टूडेंट, outdid the waves in glee है। ठीक है, तो यहाँ पर गलत दिया, फॉल्स आएगा। The poet is not happy when he remembers his experience with the daffodils। ये फॉल्स स्टूडेंट, वो तो हैप्पी होता है, यहाँ पर तो नॉट हैप्पी लिखा है। जब वो याद करता है अपने अनुभव को डैफोडिल्स के साथ जो उसका एक्सपीरियंस था, तो ये आपका क्या है? फॉल्स स्टूडेंट। ठीक है, देखो आगे क्या है। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन दिए हुए है ना। What have you come to know about the poet in the first two lines। पहली दो लाइन में आपको पोएट के बारे में क्या पता चलता है ना। What have you come to know about the poet in the first two line। पहली दो लाइन में आपको पोएट के बारे में क्या जानने को मिलता है? तो यहाँ पर देखो, in the first two lines we know that the poet is wandering alone। पहली दो लाइन में हमें पता चलता है कि जो पोएट था वो क्या था? is wandering, वो घूम रहा है, अकेले घूम रहा है, ऐसा हमें पता चलता है। ठीक है, लिख लोगे स्टूडेंट। राइटिंग समझ में नहीं आ रही है, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ उसे सुन के आप लिख सकते हैं ना। इन द फर्स्ट टू लाइन्स वी नो दैट द पोएट इज वॉन्डरिंग अलोन। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, डिस्क्राइब इन ब्रीफ द डैफोडिल्स एज सीन थ्रू द पोएट्स आइज। डिस्क्राइब करना है ना। ब्रीफ मतलब थोड़ा शॉर्टकट में, कि डैफोडिल्स जैसे कि देखे जाते हैं दो द पोएट्स आइज, कि पोएट की आंखों से डैफोडिल्स को किस तरह से देखा जा रहा है, उसे डिस्क्राइब करना है ना। थ्रू द पोएट्स आइज, पोएट की आंखों से देखा जाए तो डैफोडिल्स आर फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज। पोएट के हिसाब से क्या कर रहे हैं? डैफोडिल्स क्या कर रहे हैं? फ्लटरिंग मतलब लहलहा रहे हैं, और डांस कर रहे हैं इन द ब्रीज। ब्रीज का मतलब होता है मंद मंद हवाओं को बोलते हैं ब्रीज, है ना। हल्की हल्की से जो हवाएं चलती उसको। थर्ड क्वेश्चन, What similarity does the poet draw
बिटवीन द वेव्स एंड द डैफोडिल्स। जो वेव्स है और जो डैफोडिल्स है उसके बीच में कौन सी सिमिलैरिटी यहाँ पर देखने को मिली स्टूडेंट? दोनों ही क्या कर रहे हैं? डांस कर रहे हैं ना। द वेव्स एंड द डैफोडिल्स बोथ आर डांसिंग विद जॉय। दोनों के दोनों विद जॉय मतलब हैप्पी होकर के डांस कर रहे हैं, यही उनमें सिमिलैरिटी है। ठीक है, देखो स्टूडेंट अगले क्वेश्चंस क्या है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। ठीक है, थोड़ा छोटा कर लेते स्टूडेंट इसको। ठीक है, देख लेते हैं क्या कुछ है। इन द सेकेंड स्टेंजा व्हाट आर द डैफोडिल्स कंपेयर्ड टू। इस सेकेंड स्टेंजा में डैफोडिल्स को किस चीज से कंपेयर किया गया है? एक्सप्लेन द कंपैरिजन। इस कंपैरिजन को आप एक्सप्लेन कीजिए, है ना। जो सेकेंड स्टेंजा है, इन द सेकेंड स्टेंजा डैफोडिल्स आर कंपेयर्ड टू द स्टार्स इन द मिल्की वे। जो मिल्की वे मतलब हमारी जो गैलेक्सी है उसमें जो स्टार है उनसे इसको कंपेयर किया गया है। एज और एक्सप्लेन द कंपैरिजन, और कंपैरिजन क्या दिया है? देखिए कंपैरिजन कि एज स्टार्स आर प्रेजेंट इन द मिल्की वे, जिस तरह से तारे प्रेजेंट होते हैं, उपस्थित होते हैं मिल्की वे में, सो और उसी तरह से द डैफोडिल्स आर प्रेजेंट इन अ लॉट ऑफ नंबर्स, है ना। उसी तरह से जो डैफोडिल्स है वो क्या प्रेजेंट है इन अ लॉट ऑफ नंबर, मतलब बहुत बड़े अमाउंट में, बहुत ज़्यादा नंबर्स में, ना, इन अ लॉट ऑफ नंबर्स। क्लियर है? लिख लोगे ना स्टूडेंट? ठीक है। सेकंड देखो, हाउ डज द पोएट्स एक्सपीरियंस ऑफ द डैफोडिल्स हेल्प हिम व्हेन ही इज एट होम। जब क्या था कि जो पोएट को, हाउ डज द पोएट्स एक्सपीरियंस ऑफ द डैफोडिल्स हेल्प हिम, डैफोडिल्स वाला जो एक्सपीरियंस था पोएट का वो उसकी कैसे हेल्प करता है? व्हेन ही इज एट होम, जब वो अपने घर में होता है, तो किस तरह से ये एक्सपीरियंस उसकी हेल्प करता है? देखो, पोएट्स एक्सपीरियंस ऑफ द डैफोडिल्स हेल्प्स हिम। जो पोएट का एक्सपीरियंस है डैफोडिल को लेके उसकी हेल्प करता है कब? व्हेन ही लाई इन वैकेंट और इन पेंसिव मूड ऑन हिज कॉन्च। जब वो अपने कॉन्च में, सोफा में बैठा रहता है बिल्कुल पेंसिव मूड में, अकेलेपन में, गहरे थॉट में, विचारों में, और वैकेंट मतलब खाली खाली जब बैठा रहता है अकेला, तो क्या करता है? ये जो हेल्प करता है किस चीज़ में? ये जो डैफोडिल्स का जो एक्सपीरियंस उसकी हेल्प करता है बीइंग हैप्पी एंड प्लीज्ड, उसे करने में, हैप्पी और प्लीज्ड करने में। हैप्पी मतलब खुश, प्लीज्ड मतलब बहुत ज़्यादा खुश, है ना, आनंद, आनंद, है ना, आनंदित करने में उसकी हेल्प करता है। क्लियर स्टूडेंट? What do you understand by a poet could not but be gay in such a jocund company? आप क्या समझते हैं, है ना, आपको क्या समझ में आता है कि इस लाइन से कि a poet could not but be gay in such a jocund company, in such a jocund company, है ना, इससे आपको क्या समझ में आता है? देखो, in this sense, इस सेंस में अगर देखा जाए तो द पोएट couldn't make him stop by being हैप्पी इन सच कंपनी ऑफ डैफोडिल्स। इसका मतलब यह है कि जो इन दिस सेंस, इस सेंस में देखा जाए तो पोएट कुडंट मेक हिम स्टॉप, वो खुद को रोक नहीं पाता, बाय बीइंग हैप्पी, खुश होने से, है ना, इन सच कंपनी, सच अ कंपनी ऑफ डैफोडिल्स, इन सच कंपनी ऑफ डैफोडिल्स। हाँ, इस टाइप की जो कंपनी है, ग्रुप है डैफोडिल्स का, उसमें ये खुद को हैप्पी हुए, खुश हुए बिना वो रह नहीं पाता है। सही बात है। सच अ कंपनी ऑफ, यहाँ पर सच के बाद अ लगा देना, सच अ कंपनी ऑफ डैफोडिल्स। ठीक है, देखो तीसरा क्वेश्चन क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, देखो क्या स्टूडेंट, समझ लेते हैं इसको। ये आपको एक पोएम दी हुई है, उसी पोएम का एक पार्ट दिया हुआ है और यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए। मैं सीधे क्वेश्चन पढ़ता हूँ, पोएम आप पढ़ लीजिएगा ना। What does the poet mean by lonely as a cloud? Lonely as a cloud का क्या मतलब है? यहाँ पर देखो, it means poet is as alone as a cloud in the sky। इसका मतलब यह है कि पोएट इतना ही अकेला है बिल्कुल जैसे कि क्लाउड होते हैं स्काई में, आसमान में। ठीक है। What is wells in or wells or hills? इसका क्या मतलब है? In or wells and hills। ठीक है, यहाँ देखो, क्लाउड इज रिफर्ड हियर एज फ्लोटिंग ओवर वैलीज एंड हिल्स। यहाँ पर क्लाउड को रिफर किया है जैसे वो फ्लोट कर रहे हैं, बह रहे हैं वैली और हिल्स के ऊपर से, वो क्या कर रहे हैं? फ्लो कर रहे हैं, इस टाइप से। ठीक है। वाई डज द पोएट रिफर्स टू द डैफोडिल्स एज बीइंग होस्ट? डैफोडिल्स को एक होस्ट के जैसे, होस्ट का के जैसे कैसे रिफर किया है ना। होस्ट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट?
जो मेहमान होते हैं ना, घर में आते बहुत सारे, उनको होस्ट कहते हैं ना, यहाँ पर देखो, या ग्रुप को भी। डैफोडिल्स आर रिफर्ड एज बीइंग होस्ट बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन अ लॉट ऑफ क्वांटिटी। वो क्या स्टूडेंट, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है, इसलिए उन्हें एज अ होस्ट यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है ना। होस्ट का मतलब होता है बहुत बड़ा ग्रुप भी इसको कहते हैं, ठीक है ना। देखो आगे और क्या कुछ दिया हुआ है स्टूडेंट। देखो यहाँ पर सेकंड वाला क्या दिया हुआ है, ये कुछ पोएम की लाइनें हैं, इसको आप पढ़ लीजिए। कंटिन्यूस एज द स्टार्स दैट शाइन एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, दे स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन अलोंग द मार्जिन ऑफ अ बे। तो इसके ऊपर कुछ सवाल दिए हुए हैं, उसको हम देख लेते हैं स्टूडेंट, ठीक है। देखो क्या सवाल दिए हुए हैं, देख लो। What does the poet mean by continuous as the stars? इसका क्या मतलब है? It means daffodils are present in a great number as stars in the sky. इसका मतलब है कि daffodils क्या है, बहुत ही बड़ी मात्रा में यहाँ पर प्रेजेंट है, जैसे कि स्टार होते हैं स्काई में, ठीक है ना। Explain the comparison in the first two line. पहली दो लाइन है उसमें क्या कंपेरिजन किया गया है। What poetic device does the poet use here? कौन सी poetic device मतलब अलंकार यहाँ पर यूज किए गए। There is a comparison between stars and daffodils. किसके बीच में कंपैरिजन किया गया है, स्टार्स और डैफोडिल्स के बीच में, ठीक है स्टूडेंट। मेटाफोर इज यूज्ड हियर, और कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज हुई है, मेटाफोर है ना, इज यूज्ड हियर, ठीक है ना, उसे यहाँ पर यूज किया गया। तीसरा क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन। इसका क्या मतलब है स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन का, यहाँ पर देखो, इट मीन्स दे आर इन अ बिग अमाउंट दैट सीम्स नेवर एंडिंग। इसका मतलब है कि डैफोडिल्स इतने बड़े अमाउंट में हैं कि वो ऐसे लग रहे हैं कि वो क्या है, नेवर एंडिंग, इट सीम्स नेवर एंडिंग, है ना, कि वो कभी खत्म नहीं होंगे ना। हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द मूवमेंट ऑफ द डैफोडिल्स। डैफोडिल्स का जो मूवमेंट है, हिलना डुलना, उसे कैसे यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। मूवमेंट ऑफ द डैफोडिल्स इज डिस्क्राइब किया गया एज, जैसे कि दे आर डांसिंग लाइक ह्यूमन बीइंग, जैसे कि वो क्या कर रहे हो, इंसानों की तरह डांस कर रहे हो, ऐसा उन्हें दिखाया गया है, ठीक है स्टूडेंट। अब हम क्या देख लेते हैं स्टूडेंट, वर्ड बैंक देख लेते हैं। क्या है वर्ड बैंक में, कुछ नहीं करना है, सिमिलर वर्ड लिखना है। कंसील का मतलब होता है हाइड, हावर का मतलब होता है फ्लाई अराउंड, डिमोलिश का मतलब होता है डिस्ट्रॉय मतलब खत्म कर देना, पजेस का मतलब होता है रिसीव या ऑब्टेन करना, प्राप्त करना किसी से कोई चीज़ को, ग्लिम्स का मतलब होता है ग्लैंस या पीप, झांकना, एक नज़र डालना, डिसेंड का मतलब होता है गो डाउन नीचे जाना, गेट डाउन नीचे जाना, है ना। डेजिग्नेट का मतलब होता है रिप्रेजेंट या डिस्क्राइब, किसी चीज़ को डिस्क्राइब करना है, रिप्रेजेंट करना, है ना। साल्वेज का मतलब होता है मेंटेन या हेल्प, किसी की हेल्प करना या मेंटेन करना। स्प्रिंट का मतलब होता है रस, हॉस्टन या रन, बिल्कुल तेजी से कहीं पर जाना, है ना, हॉस्टन, है ना, या रन, दौड़ना, स्प्रिंट का मतलब। ब्लिसफुल का मतलब होता है हैप्पी या जॉकेंट, ठीक है, ब्लिसफुल। तो ये हो गया। आगे देखते हैं स्टूडेंट क्या है, रैम स्कीम। अब हम देखने वाले हैं कि रैम स्कीम क्या होती है ना, तो ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं डायरेक्ट ही बता देता हूँ रैम स्कीम क्या होती है। रैम स्कीम का ये मतलब होता है कि जब भी कोई पोएम लिखी जाती है तो उसके आखिरी वाले जो वर्ड्स होते हैं उनका साउंड, जो एंडिंग साउंड होता है वो मैचिंग साउंड होता है। देखो आगे इस पोएम में देखो रैम स्कीम क्या होती है, अभी पूरा समझा देता हूँ मैं आपको। कोई भी पोएम आप जब पढ़ेंगे तो पोएम पढ़ने में मजा कब आता है कि उसका जो लास्ट वाला साउंड होता है जनरली क्या होता है, मैचिंग होता है। जैसे कि देखो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, लास्ट वर्ड किस पे खत्म हुआ है, स्टार, र पे खत्म हुआ है, तो लास्ट वर्ड का साउंड क्या है, र है ना। हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, आर ये भी किस पर खत्म हुआ है, र पे खत्म हुआ, मतलब जो एंडिंग साउंड है स्टार का और आर का वो क्या है, सेम है। तो जो एंडिंग साउंड होते हैं वर्ड्स के, है ना, उसको कुछ नाम दे देते हैं स्टूडेंट, है ना। और पहले जो पहला नाम ए देते हैं, दूसरा किसी एंडिंग साउंड जो नया, दूसरा कोई नया एंडिंग साउंड मिलता है किसी वर्ड्स का, उसको बी नाम दे देते हैं, किसी को सी नाम, डी नाम, इस टाइप से। तो अभी से आएगा समझ में, कोशिश करो बस। जैसे ये पहला जो एंडिंग साउंड क्या है, स्टार, इसमें भी आर सेम साउंड है, तो पहले साउंड को मैंने ए नाम दे दिया, ठीक है। और इस टाइप का साउंड जहां भी मिलेगा उसको क्या नाम देते जाऊंगा, ए नाम, तो स्टार वाले साउंड को ए नाम दे दिया। और यहाँ आर, ये भी आर स्टार जैसा ही साउंड है, सेम साउंड है ना, आर आर र र वाला, तो इसको भी क्या नाम दे दिया, ए।
आगे और पोएम पढ़ूंगा और आखिरी साउंड देखते जाऊंगा। अप अबव द वर्ल्ड सो हाई, अब ये स्टार आर और हाई, हाई तो साउंड बिल्कुल नया साउंड है हाई का, HIGH हाई का साउंड कैसा है, बिल्कुल न्यू साउंड है स्टूडेंट, इसलिए इसको एक नया नाम देंगे और वो नाम क्या देंगे, ए के बाद बी आता है ना तो बी नाम दे देंगे, हाई को क्या नाम दे देंगे, बी, यहाँ पर जैसे कि दिया हुआ है। और देखो लाइक अ डायमंड इन द स्काई, हाई स्काई, हाई ई पे खत्म हुआ, स्काई ई पे खत्म हुआ, तो दोनों के साउंड सेम है, तो इस हाई को अगर बी नाम दिया था तो स्काई के भी एंडिंग साउंड को मैं बी नाम दे दिया। ठीक है, आगे पढ़ते जाते हैं। फिर देखो ये कैसे नाम दिए हमने, समझ गया। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, फिर से स्टार, र वाला साउंड आ गया, और ये साउंड हमारे लिए नया नहीं है, ये साउंड पहले भी हमारे साथ आ चुका है। अगर ये साउंड नया होता तो इसे मैं सी नाम दे देता, लेकिन ये साउंड तो रिपीट हो रहा है, ये साउंड तो पहले भी आ चुका है, इसलिए इसका नाम जो पहले रखे थे वही रखेंगे, ए साउंड था का नाम था तो ए ही रहेगा, है ना। हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, इसका भी नाम ए रखे थे तो ए ही रहेगा। तो इस टाइप से ये जो पोएम है आपकी यहाँ से यहाँ तक, इसमें द रैम स्कीम इज, क्या रैम स्कीम है, देखो द रैम स्कीम इज, अब ये जो साउंड है सबको एक साथ लिख दो, ए ए बी बी ए ए, देखो रैम स्कीम क्या है इसकी, ए ए बी बी ए ए, ऐसे लिखते हैं रैम स्कीम, समझ गए। अब इसी को समझते हुए अभी भी और क्लियर नहीं हुआ होगा तो और हो जाएगा। What is the rhyme scheme of the first stanza of the poem Daffodils? Daffodils पोएम की पहले स्टेंजा की रैम स्कीम क्या है, तो क्या लिखेंगे, द रैम स्कीम इज, देखो हम सीधे पहले स्टेंजा में पहुंच जाते हैं इस पोएम के, ठीक है, और वहां से देखेंगे कि इसकी रैम स्कीम क्या है। ये आपके पोएम का पहला स्टेंजा, यहाँ पर हम निकालेंगे रैम स्कीम। पहला जो साउंड है वो किस पे खत्म हो रहा है, देखो आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, क्लाउड किस पे खत्म हुआ, क्लाउड, ड, कोई भी साउंड है ड वाला, इसको ए नाम दे दिया। दूसरा क्या है, दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हील्स, हील्स है ना, हील्स, ये तो क्लाउड से अलग साउंड है, इसको मैं बी नाम दे देता हूँ। फिर यहाँ पर व्हेन ऑल एट वंस आई सॉ अ क्राउड, देखो क्लाउड और क्राउड मिलता जुलता साउंड है, क्लाउड को हमने ए साउंड दिया था तो क्राउड को भी ए साउंड ही, इसको भी ए नाम देंगे। फिर क्या है, अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स, देखो यहाँ हिल्स का साउंड बी था और डैफोडिल्स दोनों के साउंड सेम है, हिल्स डैफोडिल्स सेम पे खत्म हो रहे हैं, तो यहाँ डैफोडिल्स का भी नाम मैं बी रख दूंगा। बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्रीज, ट्रीज एक नया साउंड है स्टूडेंट, क्लाउड से भी नहीं मिल रहा है, हिल्स से भी नहीं मिल रहा है, तो इसको नया नाम एक दे दूंगा मैं सी। फिर दिया हुआ है फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, ट्रीज ब्रीज दोनों के साउंड सेम है, इसलिए इसका भी नाम मैं दे दूंगा सी। तो रैम स्कीम क्या बन गई, ए नहीं ए बी सी सी, तो पहले स्टेंजा की रैम स्कीम क्या है, ए बी सी सी, समझ गए स्टूडेंट रैम स्कीम क्या है, आप लिख लोगे ना। तो इसी टाइप से करना है, कोई यहाँ पर डिफिकल्ट तो कुछ भी नहीं है स्टूडेंट, ठीक है ना, देयर इज नथिंग विच इज डिफिकल्ट। ओके, ये कर लिए थे क्या, यहाँ पर थे, ये भी कर लिए थे, यहाँ पर थे, ठीक है, ये हो गया आपका। अगली इसको देख लो, सेकेंड क्वेश्चन को, अंडरलाइन द एब्स्ट्रैक्ट नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है स्टूडेंट, नाउन का मतलब तो कोई चीज, किसी चीज के नाम, नाउन का मतलब होता है नाम, ऐसा नाम है ना, ऐसी चीज का नाम जिसको हम छू नहीं सकते, है ना, जिसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं ना, जिसको काट नहीं सकते, छू नहीं सकते, है ना, पकड़ नहीं सकते, सही बात है, इस टाइप की चीज जो होती है स्टूडेंट, ये इन चीज के नाम को हम क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे कि आपके इमोशन के नाम, आपके आइडिया का नाम, है ना, आपके विचारों के नाम, जैसे कि बहादुरी, है ना, ईमानदारी, ये बहादुरी ईमानदारी जो क्वालिटीज के नाम है ना, क्या बहादुरी को छू सकते हैं क्या हम, बहादुरी क्या जेब में रहती है क्या, देख सकते हैं ये बहादुरी ऐसी दिखती है, ये है ये बहादुरी, मेरे पास 5 बहादुरी, गिन सकते हैं इसको, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को गिन भी नहीं सकते और वो होता नहीं, बस ये आपकी फीलिंग्स का नाम है स्टूडेंट, इट इज जस्ट द नेम ऑफ फीलिंग्स, ठीक है, तो उसी को अंडरलाइन यहाँ पर करना है, ठीक है ना। जैसे नाहिद्स एक्ट ऑफ ब्रेवरी, ब्रेवरी मतलब बहादुरी, यहाँ पर ब्रेवरी क्या आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। वैसे ही शॉर्टेज मतलब कमी, कमी होती किसी चीज की लेकिन उसको पकड़ सकते हैं कमी को, अरे ये कमी हो गई, 2 कमी हो गई या 3 कमी हो गई, ऐसा तो नहीं होता ना।
वैसे यूनिटी मतलब एकता, हम सब में एकता है ना स्टूडेंट, एकता दिखती है क्या? ये एकता है मेरा, अरे यहाँ पर 5 एकता इस देश में, हाँ यहाँ के लोगों में 6 एकता है, 7 एकता है, ऐसी कुछ दिखती क्या कोई? नहीं स्टूडेंट। वैसे ही पीस शांति, शांति होती है पर महसूस कर सकते हो शांति को, पर देख नहीं सकते ऐसी शांति दिख होती है करके, है ना। मैनकाइंड मतलब होता है मानवता, मानवता भी क्या आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, सबको अंडरलाइन मैंने करके रखा हुआ है। चाइल्डहुड, यहाँ पर मैंने अंडरलाइन नहीं किया है, चाइल्डहुड को अंडरलाइन कर लेना आप। चाइल्डहुड मतलब होता है बचपना, चाइल्डहुड मेमोरीज आर द बेस्ट, चाइल्डहुड मेमोरीज। तो यहाँ चाइल्डहुड मेमोरीज पूरा का पूरा ये जो वर्ड है स्टूडेंट, चाइल्डहुड मेमोरीज, इसी को अंडरलाइन कर लो। बचपन की यादें, यादों को पकड़ सकते हो, छू सकते हो, गिन सकते हो? नहीं स्टूडेंट, ठीक है ना। ये सिर्फ होती है कोई चीज़, फीलिंग्स है हमारी, ठीक है ना। तो इसको अंडरलाइन कर लेना। फिफ्थ में देखो, द वर्ड्स ऑफ इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन क्या है आपका? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्राइसिस भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्राइसिस मतलब मार्केट में जो क्राइसिस आ जाती, मंदी आ जाती, ठीक है। इंस्पिरेशन मतलब आप किसी की अच्छी बातें सुन के इंस्पिरेशन मिल जाती है आपको कुछ, है ना, अच्छी भावनाएं आपके मन में आ जाती है। तो ये भी जो है इसको आप काउंट नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, ये सिर्फ नाम है आपके कुछ थॉट्स का। डिस्ट्रक्शन मतलब विनाश, विनाश होता है किसी चीज़ का, डिस्ट्रक्शन हो जाता है ना, बर्बादी हो जाती, लेकिन उसको आप पकड़ नहीं सकते, छू नहीं सकते बर्बादी को, ठीक है स्टूडेंट। ट्रूथ सच्चाई, सच्चाई होती है लेकिन छू नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। वैसे यहाँ क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा भी आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है स्टूडेंट। तो मैंने आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर दिया आज का चैप्टर, ठीक है स्टूडेंट। अगर आपको पसंद आया होगा तो ज़रूर बताइए सर हमें लेक्चर पसंद आया और हमें समझ भी आया, ठीक है। कमेंट करोगे और लाइक भी कर देना। ओके, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।